हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ समीक्षा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं वीडियोस यूजुअली एकेडमिक और करियर रिलेटेड कंटेंट पे बनाती हूँ। जर्मनी में रहती हूँ तो बहुत सारे वीडियोस अबाउट लिविंग एंड वर्किंग इन जर्मनी। तो मैं 4 साल पहले, थोड़ा ज़्यादा 4.5 साल पहले मास्टर्स करने आई थी जर्मनी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक से मैंने अपनी मास्टर्स की। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मनी को कंसिडर कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शायद मुझे पहले पता होती यहाँ आने से तो लाइफ वुड हैव बीन ईजियर। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं हिंदी में बनाऊंगी ये वीडियो और मैं अपने लेसन्स शेयर करूंगी, कुछ टिप्स दूंगी ऑन कैसे चैलेंजेस आते हैं जब आप ऐसी न्यू कंट्री में शिफ्ट होते हैं। स्पेशली कुछ कल्चर शॉक्स बताऊंगी, कुछ चीज़ें जो इंडिया और जर्मनी में थोड़ी डिफरेंट हैं। और अगर आप इस साल या आगे फ्यूचर में जर्मनी को एज अ स्टडी या वर्क डेस्टिनेशन सोच रहे हैं तो कुछ मे बी दिस वीडियो हेल्प्स यू। और कुछ चीज़ें ज़रूर आपको थोड़ी सी सरप्राइज कर सकती हैं बिकॉज जो तरीका है जर्मनी में और इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो है अकोमोडेशन ढूंढना। तो आपको ज़रूर यूनिवर्सिटी में एडमिट मिल जाएगा, शायद आपको जॉब भी डायरेक्टली मिल जाए इंडिया से, एंड दैट इज़ स्टिल मैं बोलूँगी ईजियर देन फाइंडिंग एन अकोमोडेशन। तो अगर आप अकोमोडेशन का, मैंने कभी भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं सोचा था। मुझे जो घर मिला था वो 2020 में 5 दिन पहले जब मैं आने वाली थी तब मिला था, फाइनलाइज हुआ था। और वो म्यूनिक में जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उसके थ्रू मुझे मिला था। अब जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसे म्यूनिक, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है एक अपार्टमेंट ढूंढना अगर आप इंडिया से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप आके विजिट नहीं कर सकते, आप व्यूइंग अपॉइंटमेंट्स नहीं ले सकते। तो उसमें प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है जो अपना आके देख सकें अपार्टमेंट, लैंडलॉर्ड से मिल सकें और फाइनलाइज कर सके। तो इसमें थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि आप इंडिया में बैठे बैठे एक अपार्टमेंट ढूंढो। और स्टूडेंट्स के लिए जैसे स्टूडेंट अपार्टमेंट्स होते हैं, डॉर्म्स होते हैं, वो सबको सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके पास इतने डॉर्म्स नहीं हैं टू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स। तो ये जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो इतने डॉर्म्स नहीं होते स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो वो एक वेटिंग लिस्ट होती है, तो जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं वो वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं और 1-2 सेमेस्टर बाद आपको हो सके वो डॉर्म मिले। तो तब तक, जब तक आपको वो स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं मिलता है, तब तक यू हैव टू फाइंड समथिंग योरसेल्फ। और वो जो प्रोसीजर होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जैसे वेगी गेजूट है, इमो स्काउट है, ये सारे वेबसाइट से आप ढूंढ सकते हो अकोमोडेशन। और सबसे ट्रिकी पार्ट इसमें यह है कि अगर कोई भी लैंडलॉर्ड आपको कह रहा है कि सिर्फ फोटोज से फाइनलाइज मत करना कभी भी कोई अपार्टमेंट, चाहे कितनी भी डेस्परेट सिचुएशन हो जाए। द सेकंड थिंग इज कि कभी कभार वो बोलते हैं कि आप इतना इतना मनी भेज दीजिए और हम फाइनलाइज कर देंगे और हम आपके लिए ये बुक कर देंगे अपार्टमेंट। तो मनी भेजना भी नहीं रिकमेंडेड है क्योंकि वो भी स्कैम हो सकता है। आप जब आओ तो शायद वो घर ही ना हो और ये सारी चीज़ें। बट अकोमोडेशन रिलेटेड चीज़ें मैंने अपने एक और वीडियो में डिटेल में बताई है और ये भी बताया है कि कैसे आप थोड़ी जल्दी अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं या फिर क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने चाहिए टू गेट अ फास्टर अकोमोडेशन। तो वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा। बट सबसे चैलेंजिंग पार्ट तो यही है कि अकोमोडेशन ढूंढना मुश्किल है, स्पेशली बिगर सिटीज़ में। सेकेंड इज ब्यूरोक्रेसी, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। सबसे पहले आने के बाद आपको अनमेल्डुंग करना होता है, जो सिटी रजिस्ट्रेशन, रेडियो टैक्स, इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है कि ये मेरा एड्रेस है। रेडियो टैक्स भरना होता है, तो उसके लिए आपको फॉर्म्स भरने होते हैं और आए दिन आपको लेटर्स तो आते ही रहते हैं पोस्ट बॉक्स में। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हमें अब मतलब इंडिया में तो अब लेटर्स का सिस्टम कम्प्लीटली आउट हो चुका है, एवरीथिंग इज़ वेरी डिजिटल। बट यहाँ पे अभी भी काफ़ी ट्रेडिशनल वे में लेटर्स आते हैं पोस्ट बॉक्स में। आप लेटर्स पढ़िए, उसमें उसमें फॉर्म्स होते हैं, आप वो फॉर्म भर के, भले ही जो लेटर आया उसमें कभी कभार एक लिंक होता है कि इस लिंक के थ्रू भी आप वो फॉर्म भर सकते हो, पर लेटर्स तो आते हैं। तो वो लेटर्स आपको ध्यान से रखने चाहिए क्योंकि कोई भी लेटर कभी भी लग सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो ज़रूरी जो शायद अभी आपको नहीं रिक्वायर्ड है बट आगे हो, तो एक अच्छी सी फाइलिंग करनी ज़रूरी है। यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज, कीप ऑल द लेटर्स दैट यू आर गेटिंग नाइसली
filed. So this was something that was quite different from India, and things since ये जो letters आते हैं, letters आने जाने, ये जो procedure है वो बढ़ते जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कार्ड चाहिए इंश्योरेंस का, तो जो काम डिजिटली फटाफट हो सकता था वो लेटर के थ्रू हो रहा है. जैसे आपको लेटर आया, ठीक है, कंफर्म्ड, एंड देन यू हैव टू अपलोड योर लेटर, अपलोड योर दिस photograph and things like this can take some time because there is a back and forth of letters. ठीक है. So this was the second, I think, a little bit challenging to keep all the paperwork in track. कि कभी कोई लेटर पिछला लग गया तो उसको ढूंढना, और अपना जैसे कोई नंबर ढूंढना, कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें पेपरवर्क में है. और बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं कि कौन सा रेडियो टैक्स का नंबर, कौन सा ये नंबर. तो ये वही मतलब वही हो जाता है कि अगर आपको कोई लेटर आया और आपने ढंग से नहीं रखा है उसको फाइल करके, तो जब को ज़रूरत पड़ेगी तो वो नहीं मिलेगा. तो जब आप आओ तो keep a track of all your letters, everything in the post box that is coming, and everything is important to file it. Number third, I've spoken about this a lot, and that is कि जर्मन बोलना ज़रूरी है, जर्मन आनी ज़रूरी है अगर आपको कंफर्टेबली रहना है. तो इंग्लिश में तो आपकी पढ़ाई, सपोज आपका जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश में है, तब आपको जर्मन की ज़रूरत नहीं लगती है पढ़ने के लिए. लेकिन फिर भी जब आप जॉब्स ढूंढोगे, आप पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढोगे, तो उसके लिए जर्मन आनी ज़रूरी है. आज कंपटीशन, जॉब मार्केट ऑलरेडी टफ है, और जो कंपटीशन है वो भी बढ़ गया है. तो उसमें अगर आपको compete करना है तो जर्मन इज दैट वन स्किल जो आपको रियली एकदम आगे ले जा सकता है. पर ये चीज़ सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं है, ये कोई यूरोपियन कंट्री के लिए है. आप फ्रांस में पढ़ते हो या फिर आप इटली में पढ़ते हो, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो उनकी भाषा है वो ज़्यादा चलती है. हर जगह आपको ज़्यादातर उसी भाषा में लिखे मिलेगा. तो मतलब बोर्ड्स पे अगर कुछ साइंस बने हैं या कुछ भी, तो ज़्यादातर उनकी भाषा होती है. सो दैट इज़ समथिंग विच यू शुड वर्क ऑन. एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप वो जर्मन सीखना नहीं चाह रहे हो और फिर भी यहाँ पढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि मे बी जब आप स्टडी कर रहे हो तब आपको नहीं पता लगेगा. डेली लाइफ, शॉपिंग, अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, सब जगह जर्मन लगती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पे आपको जर्मन लगेगा वो है जॉब्स ढूंढने में. एंड अ लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं, आई एम स्टडिंग अ डेटा रिलेटेड कोर्स, मेरा कंप्यूटर साइंस है, IT है, आई एम वर्किंग ओनली विद डेटा, सो आई विल नॉट नीड इट. बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए कंपनीज आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर ऑल्सो स्किल्ड इन द लैंग्वेज, बिकॉज कभी हो सकता है दैट दे माइट नीड यू समवेयर where the language is required, where you might need the language, and इसीलिए जर्मन सीखना बहुत important हो जाता है. मैंने अपने पहले वीडियोस में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बताई हैं, जैसे कि माइन वेग नाक डॉइचलैंड या निकोस वेग, जो आप देख सकते हो अपने जर्मन को स्टार्ट करने के लिए. बट कीप वर्किंग ऑन योर जर्मन स्किल्स, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ नॉन नेगोशिएबल व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ गुड जॉब. अब आ जाते हैं अब मुझे और एक टिप देनी है यहाँ पे कि जो मुझे हेल्प किया था वो ये है कि जर्मन में पहले से ही सीख के आ गई थी. तो A2 लेवल का जर्मन मैंने पहले किया था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो रहा था टू आस्क फॉर डायरेक्शंस. फॉर एग्जांपल, मैं पहली बार जब अपना रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट करने गई, तो मुझे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो नहीं मिल रहा था. तो बहुत सारे लोगों से मैंने 1-2 बार पूछा इंग्लिश में, पर वो इंग्लिश में नहीं समझ रहे थे. और फिर मैंने उनसे किसी से जर्मन में पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि सामने ही है रजिस्ट्रेशन ऑफिस. तो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है. अगर आप जर्मन में पूछते हैं तो बहुत इजीली आपसे बात कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको चीज़ें मिल जाती है, जैसे डायरेक्शंस हो गए, या फिर कुछ ऑर्डर करना है, कॉफ़ी ऑर्डर करना है, तो यू फील अ लिटिल बिट एट, बिकॉज सब ऑफिस में पोस्ट भेजना है. तो ये सारी चीज़ों से यू बिकम अ लिटिल, इफ़ यू नो द लैंग्वेज, यू फील अ लिटिल कंफर्टेबल. तो मेरा सजेशन होगा कि अगर ज़्यादा वक्त नहीं है आपके आने में, तो भी ट्राई टू डू एन A1, A2 level and then come. A2 I would suggest do an A2 level and come, and then when you come here, then you can work again on your A2, which is a very good chunk of grammar. So
होल्ड होना बहुत ज़रूरी है A2 लेवल पे, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर है. एंड देन यू कैन मूव टू B1 विच इज़ मोर कॉन्वर्सेशनल एंड यू नो हैज़ अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वोकेबुलरी. बट A2 तक अच्छे से करके आओ और आने के बाद यू कैन वर्क ऑन योर B1 B2. एंड इफ़ यू हैव दैट B1 B2 sort of a level, then it makes it easier to find a job, to even find a part-time job. There's just one more thing that I think was a lesson for me here, is that was if you apply with a German style CV, suppose ऐसा हो रहा है कि आपके जो English CVs हैं वो accept, आप डाल रहे हो applications और वो accept नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है that you should try with a German CV. Try only if you are a little bit good with your German. That I would like to talk about is the cost of living. Now when you are a student you have a blocked account, right? आपको around 11,000 यूरो ब्लॉक करने पड़ते हैं और उससे आपको महीने के 992 यूरोज अराउंड मिलते हैं, जिससे आप अपने रेंट पे करोगे, आप अपनी ग्रोसरीज का खर्चा निकालोगे और आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पे करोगे. ये 3 मेन खर्चे होते हैं. तो रेंट, इंश्योरेंस, योर ग्रोसरीज. योर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन इज दैट गोज फॉर 6 months. तो एक सेमेस्टर का आप सेमेस्टर फी पे करते हो. और बहुत सारे सिटीज़ में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सेमेस्टर टिकट में इंक्लूडेड होता है, कुछ सिटीज़ में नहीं होता है. तो वहाँ पे यू विल हैव टू टेक द डॉइचलैंड टिकट विच इज़ 58 euros a month. So it depends on where you are living. For example, if you are in Munich, then you're paying as a student 29 euros a month in your Deutschland ticket. If you are in another city, for example, there where the transport का cost is inside your semester fee, then you don't have to pay at all, क्योंकि आपका जो transport है वो city semester fees या आपके fee में चला गया है. तो उससे आप जो स्टूडेंट का अपना कार्ड दिखाओ और चल जाता है. बट कहीं कहीं आपको अलग से जो मेन डॉइचलैंड टिकट है, जर्मनी टिकट, 58 यूरोज भरनी पड़ेगी, जो करंट रेट चल रहा है डॉइचलैंड टिकट का. अब ऑब्वियसली अगर आप पार्ट टाइम वर्क और स्कॉलरशिप्स के साथ आते हो तो आपका जो ये मंथली कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है. बहुत सी सिटीज़ में तो जो मेन कॉस्ट है, अगर आपको स्टूडेंट होम नहीं मिलता, अपार्टमेंट नहीं मिलता, शेयर अपार्टमेंट नहीं मिलता है और आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हो, म्यूनिक या बर्लिन में, देन इट कुड बी कि आपका जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा हो. तो इट कुड हैपन दैट आपका जो मंथली आपको 992 मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा लग जाए. Depends totally on what rent you are paying. Some people are also paying around 700-800 euros a month, which is only for rent. तो around 100 euro groceries और 150 euro तक का insurance. This will exceed your 900 euros. So you really need to plan where you're going to stay and what budget you have for your rent. Okay. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सच में बहुत अच्छा है जर्मनी में, बट इट कैन बी कंफ्यूजिंग. तो सबसे पहले शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा था टू नेविगेट कि अच्छा यहाँ से एस-बान लेनी है, फिर U-Bahn लेनी है. तो U-Bahn इज अंडरग्राउंड ट्रेन, एस-बान इज द रीजनल ट्रेन विच कनेक्ट्स द डिस्ट्रिक्ट्स. Tram is the tram which runs inside the city, and then there is the bus as well. So there are different modes of transport और बहुत अच्छे से connected हैं. बट बहुत सारे apps हैं तो जब होता है ट्रांसपोर्ट वो really help करता है to identify कि आपको कैसे navigate करना है. तो try to take that, but everything else is a little bit confusing at first. धीरे धीरे आदत लग जाती है. So try to take help from your peers if you are not able to understand what's going on with the transport network, which bus I have to take. Usually buses में थोड़ी confusion होती है, but otherwise everything बहुत अच्छे से connected है. तो just download the app of the city to make your life easier here. Number 6 is to इट विल टेक टाइम टू मेक फ्रेंड्स. लेकिन जब मैं आई थी तो मुझे फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा टाइम लगा. सबसे पहली बात तो ये है कि जर्मनी में जो लोग हैं, जर्मन्स हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप करने में. अगर आप छोटी सिटीज़ में, स्पेशली अगर आप बर्लिन, म्यूनिक में है तो चलो इंटरनेशनल क्राउड आपको मिल जाता है, या आपके क्लास में आपको इंटरनेशनल लोग मिल जाएंगे. तो उन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ से कनेक्ट करने का ट्राई करना चाहिए. बहुत सारे लोग सिर्फ इंडियन से इंडियन लोगों के साथ ही कनेक्ट करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा बैकफायर कर जाता है. फिर लोग बोलते हैं कि अरे एवरीबडी इज सो सेल्फिश एंड दिस एंड दैट. इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक फ्रेंडशिप्स इन योर 20s in comparison to how you did as in your school और इन द यूनिवर्सिटी. जो आपके दोस्त या बचपन के जो दोस्त होते हैं उससे अगर आप कंपेयर करो तो 20s में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तियाँ बनाना, निभाना. तो
the tip here would be the same case was with me. मेरे को बहुत टाइम लग गया था फ्रेंड्स अच्छी फ्रेंडशिप्स बनाने का, बट थोड़ा प्रोएक्टिव रहना चाहिए. ट्राई टू mingle with the international community. People from all over the world come, so try to also connect with them and not just be in your own shell कि मैं सिर्फ इंडियंस के साथ ही रहना है या ऐसा कुछ. ऐसा माइंडसेट रखना ज़रूरी नहीं है. बाहर जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज से भी लोग आते हैं वो भी काफ़ी फ्रेंडली होते हैं. तो कीप एन ओपन माइंड एंड ट्राई टू गेट इन टच, बिकॉज फिर उससे बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड होता है और आपको थोड़ा सा दूसरे कल्चर्स के बारे में पता चलता है, दूसरे कल्चर्स और उनके माइंडसेट्स के बारे में पता चलता है. आई थिंक इट मेक्स यू वेरी ओपन माइंडेड, तो वो भी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज पार्ट टाइम ढूंढना अलाउड है when you are as a student. और बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि दिस इज़ इजी पीजी कि मैं आऊँगी और मैं आऊँगी और अपने स्टडी के साथ कुछ काम करने लगूँगी. बट वो जो पार्ट टाइम ढूंढना है वो मुश्किल है बहुत. ईजी हो जाता है थोड़ा अगर आपको जर्मन आती है. अब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जॉब्स हैं, काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे. कंपनीज में भी आपको काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स मिल जाते हैं. तो दीज आर सम प्लेसेस दैट आई ऑलवेज रेकमेंड स्टूडेंट्स शुड अप्लाई फॉर जॉब्स. यूनिवर्सिटीज एज हीवीज और as like a student assistant and in the company as a working student, but these are highly competitive. So जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करना ज़रूरी है. अगर आप पार्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में करना चाहते हैं तो जर्मन आना ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं बोलूँगी, बट अगर आती है तो जल्दी प्रोसेस हो जाता है आपका एप्लीकेशन या जल्दी कुछ क्लिक हो जाता है. बड़ी सिटीज़ में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हाई है, तो मे बी आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़े, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े इवन टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब. पार्ट टाइम जॉब्स पे मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं. एक, आपको क्यों ज़्यादा पार्ट टाइम पे फोकस नहीं करना चाहिए और अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस करना चाहिए, और दूसरा, कोई ऐसे टाइप्स के पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं और रेकमेंडेड हैं. तो ये दोनों वीडियोस मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी. प्लीज वॉच दिस इफ यू आर वांटिंग टू कम एज अ स्टूडेंट. नाउ, अगर आप कोई ऐसी सिटी से हैं इंडिया में जहाँ पे इतना विंटर्स नहीं होता है, तो विंटर के टाइम पे जब आप आते हो विंटर सेमेस्टर में, देन विंटर्स कैन बी टफ फॉर यू. इट मी फील वेरी कोल्ड, डिप्रेसिंग, डार्क. बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब देर इज नो सनलाइट एट ऑल एंड यू हैव टू रियली एडजस्ट विद द weather in the sense of your mood is a bit impacted. Now if you are somebody who because see, this happens because a lot of times we feel like नहीं we'll adjust, we are going there to study, weather से क्या ही होता है. होता है क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर होते हो, आपके कोई फ्रेंड्स बनने में टाइम लगता है. वेदर काफ़ी ग्लूमी हो जाता है, एकदम डार्क वेदर होता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है 4 बजे 4:30 बजे के अराउंड, तो डे लाइट इतना नहीं होता है. 6 months in advance I have to tell you is that it's going to be tough. It's going to be tough in the sense of adjusting, but you will cope up. So from November to February can feel very gloomy, but you are not alone. सबको ऐसे ही लगता है. और शुरू के 5-6 महीने, समर आएगा, then you will start liking it because summers in Europe are amazing. You will make friends also by that time, और फिर आप घूमने वगैरह जाएंगे, आपका mindset थोड़ा shift होने लगेगा. So hang in there in the 5-6 months. When you come, don't give up in those 6 months कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है. And yeah, that's what I want to say about the weather. देन यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस होती हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और बहुत प्रैक्टिकल फोकस्ड होती है. लर्निंग जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस है जर्मनी में. तो जब इंडिया में जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, आपको नोट्स मिलते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, और स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस होती रहती हैं. प्रोफेसर्स इतना सेल्फ वर्क नहीं करना पड़ता है. कभी कभार तो प्रोफेसर्स बता भी देते हैं कि एक क्वेश्चन बैंक दे देते हैं कि दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम. जर्मनी में जो है वो सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस है. यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर टाइम, कंप्लीट ऑल योर प्रेजेंटेशंस इन टाइम, अप्रोच द प्रोफेसर विद क्वेश्चंस, क्योंकि कोई आपको स्पून फीड नहीं करता है यहाँ पे. थोड़ा डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग होगा. आपको ऐसा लगेगा कि यू आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. यू माइट नॉट बी गेटिंग एज मच एज हेल्प दैट यू माइट हैव एक्सपेक्टेड, बिकॉज
ऑल्सो यू नो यू हैव टू मेक फ्रेंड्स एंड देन अगर आपको कोई फ्रेंड्स बनाइए क्लास में और जैसे कोई टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे हैं तो ट्राई कि आप साथ में इवन जो यू नो जर्मन्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा दे हैव अ बेटर होल्ड ओवर द काइंड ऑफ pattern of exams etc, so try to make friends with them and ask them for help when you need it. Yeah, there's one more thing that I want to say is that the 10th thing that I want to discuss in this video is going to be that जब मास्टर खत्म हो जाती है तो जॉब आपको अपने आप ढूंढनी है, कोई प्लेसमेंट्स नहीं होते। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, थोड़ा पुराना हो गया है बट आई विल लिंक इट अबव। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो आपको खुद से ढूंढनी है, तो आई वुड रेकमेंड कि ड्यूरिंग योर मास्टर्स ओनली यू शुड स्टार्ट सर्चिंग कि कैसे टाइप की जॉब रोल में आपको काम करना है, एंड स्टार्ट प्लानिंग कि कैसे टाइप के स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या लेवल ऑफ जर्मन रिक्वायर्ड है। जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ते रहना चाहिए। इंटर्नशिप्स या वर्किंग स्टूडेंट पोजीशंस के लिए यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग एज अर्ली एज पॉसिबल टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया ऑफ द वर्क कल्चर, काइंड ऑफ वर्क, यू नो, गेट सम वर्क एक्सपीरियंस of the German job market, and you will also make some networks during the process. You should learn about the blue card, क्या application process है, PR के क्या pathways हैं, आपके रोल के लिए कैसे requirements हैं job market में। जो सक्सेस है और इन फाइंडिंग अ जॉब वो तभी मिल पाती है इस एरिया में जब आप प्रोएक्टिवली प्लान करो, और जितनी अर्ली आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजेक्शंस हैंडल करने का एक हिम्मत मिल जाएगी, और बाय द एंड ऑफ योर लास्ट सेमेस्टर यू विल हैव एन आइडिया कि कितने रिजेक्शंस आ रहे हैं मुझे और कितने एक्सेप्टेंसेस आ रहे हैं, और उस हिसाब से यू कैन देन प्लान कि ठीक है, आई हैव टू पुट सो मेनी एप्लीकेशंस, आई गॉट सो मेनी इंटरव्यूज एंड दीज आर द कंपनीज आई वांट टू वर्क विथ एंड सो ऑन। सो जॉब मिलना मुश्किल है, और इसीलिए जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे ये प्रोसीजर को उतना अच्छा। Finally, for integrating more better into the German society, the tip would be to be more open-minded. The experience will really transform you. बहुत सारे culture shocks तो होते ही हैं, लेकिन you have to be open-minded, and there will be bad days, but there also will be very good days. So hang in there and enjoy your journey. If you have questions, write them down in the comments below. If you want to write to me personally, you can do so via an email at careercraftingwithsamiksha@gmail.com. You can also connect via a call with me on TopMate. The link will be in the description. आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल इंसाइट्स मिल सके, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, और आपकी इंफॉर्मेशन को कोई वैल्यू ऐड किया है इस वीडियो ने, तो प्लीज़ कंसिडर liking, sharing and subscribing. It really motivates me to make more videos like this. This video would be longer than my usual videos, but nevertheless I'm going to put it up. Thank you so much for watching if you did so far, and I will see you in my next video like always next week. Bye and take care.